नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो विधान है कैसा, लिखित, अलिखित, दोनों या कोई नहीं, कौन सा है? ठीक है, तो अब आप लोग जानते होंगे भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है और वो एक लिखित संविधान है। बहुत बार आया है, 1001 बार आया है। अगर आप यूपी टेट की बात करेंगे तो 4 बार ही प्रश्न आया है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है? लिखित है, अलिखित है, दोनों है या कोई नहीं, कैसा है? ठीक है, तो देखिए ब्रिटेन का जो संविधान है ना, जो ब्रिटेन का संविधान है वो यहाँ पर अलिखित है। कैसा है? अलिखित। लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। तो इसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा को कहा जाता था, संविधान सभा को क्या कहा जाता था? उत्तर भारत, लघु भारत, दीर्घ भारत या कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा को जो है यहाँ पर लघु भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु भारत। ये प्रश्न जो है आपका यूपी टेट के अंतर्गत जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यूपी टेट के अंतर्गत बहुत बार पूछा गया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर, तो इसको लघु भारत या इसी को हम लोग मिनी भारत भी कहते हैं, लघु भारत कहते हैं या क्या कहते हैं, इसी को मिनी भारत भी कहा जाता है। किसको? संविधान सभा को, संविधान सभा को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन जो हुआ कब हुआ? देखिए ये प्रश्न जो है 5001 बार आया हुआ है। आप कहीं भी जाइएगा, चाहे बिहार टेट में गए होंगे, चाहे यूपी टेट, चाहे एमपी, सब जगह पूछ रहा है, समझे, सब जगह ही आता है। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ये जो है बिहार आकलन परीक्षा में 2 बार आया था, समझे। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा के प्रथम बैठक। अगला है, संविधान सभा के प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में या कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपको कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक जो है आपको संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संविधान सभा में 2 प्रकार के अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ, एक अस्थायी और एक 2-3 दिन बाद फिर अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार ही प्रश्न आया है। कई बार? 101 बार आया है। ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? देखिए अस्थायी थे, अब उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। तो ठीक है, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपके थे, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? संविधान जब निर्माण होने लगा तो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम किसका माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव,
भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो देखिए ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपका यहाँ पर किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको कब प्रस्तुत किया गया था, एकदम देखिए ये सब सारे आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक ना। अब बार बार यही सब प्रश्न आ रहा है टेक्स्ट बुक से। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या कोई नहीं। तो देखिए इसका जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, ठीक है। अगला है देखिए यहाँ पर नोट्स भी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, नोट्स आप लोगों को बना दिए हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, एकदम इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया है। और 11 दिसंबर 1946 को देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसको, यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन फिर 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई और उसमें 11 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, ठीक है, 11 हो गया। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो याद रखिए 9, 11 और 13 दो का चल रहा है, ठीक है। तो 9 को पहली बैठक जिसमें अस्थायी अध्यक्ष, 11 को दूसरी बैठक, 11 को बैठक हुआ, फिर उसमें जो क्या हो गया तो आपको अस्थायी अध्यक्ष, और 13 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। देखिए प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5, 6, 7 या 8। तो देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनके सदस्यों की संख्या 7 थी, कितनी थी सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, 5001 बार प्रश्न पूछा गया, जौन एग्जाम में जाइएगा तौने में पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। देखिए केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हम दे रहे हैं यहाँ पर, और इससे जो है 101% प्रश्न भिड़ने की गारंटी है। तो जितने भी लोग हैं सभी को हम यहाँ पर कहना चाहेंगे परीक्षा बहुत नज़दीक है, आपकी परीक्षा होगी ही होगी, और वो परीक्षा बहुत नज़दीक है आपकी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको ये नोट्स परचेज कर लेना है। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, कहीं से कुछ नहीं आएगा, आएगा तो यहीं से आएगा, और इसी चैनल पर से सारे टेक्स्ट बुक से आने वाला है। इसलिए आप लोग बेहिचक यहाँ से जुड़ करके जरूर तैयारी कर लीजिए, और यहाँ पर पेमेंट करके जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पर नोट्स परचेज कर लीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की, 29 अगस्त 1945, 28 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947 या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी वो आपका कब था, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, ये देखिए 1001 बार आया हुआ प्रश्न है, कितना बार बता दे रहे हैं, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो किनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, एकदम पक्का याद रखिएगा, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिए आज हम राजनीति शास्त्र 6 to 8 के लिए राजनीति शास्त्र और 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ये सारा चीज आपको भिड़ने वाला है, ठीक है। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अक्टूबर 1950। देखिए आप लोग जब किताब में देखते होंगे शिक्षक बंधु, तो सभी स्कूलों में प्रस्तावना बच्चों को गाने के लिए कहा जाता है, प्रस्तावना बोलने के लिए बोला जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो उसमें लास्ट में देखते होंगे हम भारत के लोग भारत को करते हैं एक संपूर्ण, तो क्या लिखा होता है लास्ट में, आज हम 26 जनवरी 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, जय हिंद जय भारत। नारा लगाते हैं कि ना लगवाते हैं, लगवाते हैं ना। तो वही है 26 यहाँ पर क्या है, 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी 2000 को यहाँ पर क्या करते हैं, एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित करते हैं, आप लोग कहते हैं, तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ, देखिए वहाँ पर क्या किया गया आपको, सबसे पहले 26 नवंबर 1949 को
स्वीकृत किया गया, लेकिन लागू कब किया गया, भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का संविधान जब लागू हुआ वो था आपका 26 जनवरी 1950, और उसी दिन से भारत क्या घोषित हो गया, गणतंत्र घोषित हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा, आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा। 501 बार ये प्रश्न देखिए आपका आया हुआ है, पूछा हुआ है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा है वो है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है, ठीक है। चलिए अगला होगा, देश का संवैधानिक प्रधान होता है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, ठीक है। तो देश का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है आपका, यहाँ पर बताइएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति है। कौन है आपका, राष्ट्रपति है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, देखिए ये प्रश्न जो है ना 5001 बार पूछा गया है, बहुत हल्का लेकिन बार बार आता है, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं, तो ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में आपको यहाँ पर जो जाना जाता है वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए, तो आप सभी को याद है वो हो गया आपका ए ऑप्शन, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए सारा प्रश्न आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, सारा प्रश्न आपके जो है यहाँ पर जेटेट में भी देखिएगा तो पूछा गया था, और बिहार आकलन में ये सब प्रश्न जो है 2 बार आया है जी, एक बार नहीं 2 बार आया है। और छत्तीसगढ़ में भी मरांग गोमके के नाम से किसको जाना जाता है, बाबू राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा या कोई नहीं ना। मरांग गोमेक के नाम से किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, ठीक है। तो बाबू राम नारायण सिंह, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा किसको जाना जाता है, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मरांग गोपेंग के नाम से यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। और ये आपका बहुत बार ये भी प्रश्न आने लगा है, ये देखिए बीच बीच में इसमें झारखंड भी आपको पढ़ना है, सारा चीज झारखंड के बारे में आपको किताब में ही दे दिया है, तो झारखंड भी इसी में आपका चल रहा है, ठीक है। तो जो झारखंड से आएगा उसको हम नोट्स के रूप में आपको देते जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर ये मरांग सिंह गोपेंग यानी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या है। 1928 ईस्वी में एमस्टर्म ओलंपिक जीते थे, और 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किए थे। ये कौन किए थे, तो ये आपका जयपाल सिंह मुंडा ना। अगला देखिएगा, छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी प्रश्न अभी तक 6 बार आया है आपका, क्या बार आया है, 6 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है झारखंड में। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, जयपाल सिंह मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह, रीता फारिया या नीलांबर पीताम्बर। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जो है आपको जाना जाता है बाबू राम नारायण सिंह, बाबू राम नारायण सिंह, ठीक है। अगला, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने दिया, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो देखिए इसका राइट आंसर आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं आपको बताना, ठीक है, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए सरकार के जो अंग होते हैं वो होते हैं आपके 3 अंग। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। वो सारा नीचे है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसमें सरकार का अंग है, सरकार का इसमें कौन कौन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। तो ये तीनों अंग है, और तीनों अंग जो है यानी सभी होगा, क्या होगा, सभी होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, सरकार के कौन कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। तो देखिए सरकार का जो अंग होता है विधायिका, वो क्या करती है, कानून बनाती है, क्या करती है, विधायिका कानून बनाती है। विधायिका के अंतर्गत कौन आता है, संसद भवन, विधानमंडल, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो विधायिका के अंतर्गत जो है दोनों आता है, ए और बी दोनों, यानी संसद भवन और विधानमंडल दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करने की जिम्मेवारी किनका होता है, विधायिका,
कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं, ठीक है। तो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसको लागू कौन करवाता है, तो यहाँ पर कार्यपालिका करवाता है। कौन करवाता है आपको, कार्यपालिका की तरफ से करवाया जाता है। सरकार की प्रशासनिक इकाई है, सरकार की प्रशासनिक इकाई है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं, कौन है, ठीक है। सरकार की प्रशासनिक इकाई कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सभी, ठीक है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत देखिए राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारे कुछ आपके जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अगला है, कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का काम कौन करता है। अगर कानून का पालन नहीं करते हैं तो उसमें सजा देने का कार्य कौन करता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा न्यायपालिका जो होता है यहाँ पर न्याय दिलाता है, और जो कानून का नहीं बात मानते हैं उसको न्याय दिलाता है, ठीक है। न्यायपालिका का अंग है, यानी न्यायपालिका कहाँ काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सभी। तो देखिए न्यायपालिका सबसे ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज होता है ना। तो ये सभी जगह ये काम करते हैं न्यायपालिका, जहाँ पर जिनको यहाँ पर मिल जाता है कानून से छुटकारा, वो वहीं पर लास्ट हो जाता है। नहीं तो लास्ट में कहाँ तक पहुँचता है वो मैटर, सर्वोच्च न्यायालय तक आपका चला आता है। कानून की रक्षा कौन करता है, कानून की रक्षा कौन करता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। अगर देखिए आप अपने स्तर से कानून को तोड़ते हैं तो दूसरा आदमी जो है उस पर केस करता है, न्याय करता है, तो उसको न्याय दिलाता है। तो कानून का रक्षा यहाँ पर हो रहा है, कौन करता है, तो न्यायपालिका जो होता है कानून की रक्षा करता है, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में मिला था, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या कोई नहीं। तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो आपको किसको मिला था, न्यूजीलैंड को। किसको मिला था, आपको न्यूजीलैंड को मिला था, ठीक है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1928 ईस्वी, कब मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर है 1920 ईस्वी। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1928 ईस्वी या 1928 ईस्वी। तो देखिए इंग्लैंड में जो औरतों को वोट देने का अधिकार मिला था वो आपको यहाँ पर मिला था 1928 ईस्वी में। राजतंत्रीय सरकार में निर्णय किसके हाथ में होता है, राजा रानी के हाथ में, जनता के हाथ में, पुलिस के हाथ में या किसी के हाथ में नहीं। तो देखिए जो राजतंत्रीय सरकार होते हैं उसमें जो निर्णय होता है वो राजा रानी के हाथ में होता है राजतंत्रीय में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, अमेरिका, भारत, ब्राजील या कोई नहीं। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो है आपका भारत। यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक जो है वो आपको लिखा गया महात्मा गांधी के तरफ से। तो दोस्तों पहली 12 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 100, 121, 144 या 169, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यदि हम आपसे पूछे कि पहली 3 विषम संख्या का योग कितना होगा, सबसे शुरुआती देखते हैं पहली 3 विषम संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो पहली 3 विषम संख्या अगर लेने का मतलब है तो सबसे पहला विषम संख्या हो जाएगा 1, दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा 3 और तीसरा विषम संख्या हो जाएगा 5, यही होना। तो पहली 3 विषम संख्या कौन कौन होगी, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो 1, 3, 4 और 5 कितना होता है, 9 हो रहा है ना। अगर आप इसी को ट्रिक से देखिएगा तो आप याद रखिएगा क्या ट्रिक इसका चलता है, ट्रिक चलता है कि n विषम संख्या का योग जो होता है ना, n विषम संख्या का जो योग होता है वो होता है n स्क्वायर। कितना होता है, n स्क्वायर। n यहाँ पर क्या हो सकता है, n यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यानी 1 कहने का मतलब कि पहली विषम संख्या, और 2 कहने का मतलब पहली 2 विषम संख्या, 3 कहने का मतलब पहली 3 विषम संख्या, ठीक है। तो हम आपसे पूछे पहली 3 विषम संख्या, उसको जोड़ करके भी हम आपको दिखाएं तो 9 आया है ना। तो 3 विषम संख्या का क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर यानी 9 आ रहा है। तो 4 को विषम संख्या का योग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। तो आपसे पूछा कितना गया है, पहली 12 विषम संख्या का योग कितना होगा। तब पहली 12 विषम संख्या का योग मतलब क्या हो जाएगा, 12 का आप स्क्वायर कर देंगे और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट समय में और कम समय में आपको बनाने के लिए ट्रिक को जानना बहुत जरूरी है, रूल को जानना जरूरी है। नहीं तो देखिए आप बना जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, 1 + 3 + 5
+7 +9 प्लस डॉट 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 12 को इस तरह से लिखिएगा, 1 2 3 4 5 12 तक लिखिएगा ना। और उसके बाद उसको जोड़िए। कितना समय गया? बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। आप प्रश्न को तो सही कर पाइएगा, लेकिन यहाँ पर समय आपके पास नहीं बचेगा। तो आप याद रखिएगा, पहली n विषम संख्या का योग पूछे तो n स्क्वायर होता है, यानी पहली 5 विषम संख्या का योग कितना होगा, तो आपको सीधे कर देना है 5 का स्क्वायर यानी 25, और यही हुआ आपका आंसर। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ट्रिकली होते हैं। देखिए, जो हमारे साथ नोट्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर हम नोट्स बना करके भी दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ ट्रिक, n विषम संख्या का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, इसलिए 12 विषम संख्या का योग बराबर 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो आप सभी अभी के अभी नोट्स सभी परचेज कर लेंगे। अब हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर आप 501 में जुड़ सकते हैं, या नहीं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर 100 रुपीज़। किसमें? ओनली फॉर 100 रुपीज़ में प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आप ले सकते हैं। यदि आपको मैथ चाहिए तो मैथ आपको 100 में मिल जाएंगे, उसी तरह से हिंदी चाहिए तो हिंदी मिल जाएगा। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट जिसमें आप कमज़ोर है चाहते हैं तो आप वैसे भी यहाँ पर नोट्स परचेज हमारे साथ कर सकते हैं, या अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय में शहीदों के लिए रुपए 1600 खाते में जमा किए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। क्या होगा? 25 होगा, 40 होगा, 30 होगा या 900 होगा। देखिए, अब यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि एक विद्यालय में शहीदों के लिए 1600 रुपये खाते में जमा है और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए की संख्या x और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x हो जाएगा। और ये दोनों मिलाकर के कितने रुपए दिए हैं? देखिए, आपको 1600 रुपये दिए हैं। x और x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1600। x का मान जब हमको निकालना होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? √1600 हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर हटता है, बाएं तरफ से स्क्वायर हटता है तो दाहिनी तरफ क्या बैठता है? रूट बैठता है, 1600। ठीक है, अब 1600 का आप क्या करेंगे, तो √1600 आया तो आप 1600 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए, याद रखिएगा, बराबर बराबर में यहाँ 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4। अब बचा देखिए यहाँ पर 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 × 10 नहीं लिख सकते हैं। तो जल्दबाजी में निकालने के लिए हम ऐसा पैटर्न अपना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपको 4 × 4, तो 2 × 4 के लिए 1 4 बाहर निकल जाएगा, और ये 2 × 10 के लिए 1 10 आपका क्या होगा? बाहर निकल जाएगा ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना आ गया? आपका 40 आ गया। तो नोट्स के लिए विद्यार्थी और कक्षा में जमा किया गया पैसा बराबर है, इसलिए 1600 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना पड़ेगा, और 1600 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा समूह जो है समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है? इनमें से कौन सा समूह? देखिए यहाँ 4 समूह दिए गए, A B C D। इसमें से कौन जो है समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है, आपको बताना है। A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। देखिए, जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं या मैथ का क्लास बनाते हैं तो आप सभी शिक्षकों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हर बात को समझ में आ जाए। देखिए, समकोण त्रिभुज को निरूपित करने का सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो? देखिए एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। कर्ण का जो स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाए? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब कर्ण क्या है? तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और लंब आधार दोनों उससे छोटा होता है। तो अब इसमें आप देखिएगा क्या कीजिएगा। देखिए, शॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, तो पहला में यदि आप देखिएगा तो सबसे बड़ी भुजा कितना है? 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। तो बढ़का का स्क्वायर कीजिएगा। किसका कीजिएगा? बढ़का का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बराबर क्या कर लीजिएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बताइए? 9 हो गया ना। 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यानी 9 बराबर 5। क्या 9 और 5 बराबर होता है? नहीं होता है ना, इसलिए ये गलत है, ये नहीं बनाया आपको। ये पहला जो है समकोण त्रिभुज नहीं बनाया। ठीक है,
उसी तरह से चलिए दूसरा को भी हम चेक करेंगे। तो दूसरा को जब हम चेक करते हैं तो क्या हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या बताए थे आपको, सबसे बड़का का वर्ग कीजिए, यानी 4 का स्क्वायर बराबर आपको कितना हो जाएगा, कर लीजिएगा 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए 16 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी 16, और इधर आ रहा देखिए 13। क्या ये दोनों बराबर होता है, 16 और 13 बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करेगा। यदि बराबर हो जाता तो ये समकोण त्रिभुज बनाता। ठीक है, तो इसलिए ये भी समकोण त्रिभुज आपका नहीं बना रहा, ना तो ए समकोण त्रिभुज बनाया ना तो बी समकोण त्रिभुज बनाया। अब सी को चेक कर लेते हैं। तो सी में सबसे बड़ी भुजा कौन है आप बताइए। सी में एक है 5, 12 और 13, सबसे बड़ी भुजा 13 है। तो हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, देखिए 12 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यही ना हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो 169 बराबर कितना हुआ, 144 और 25 169 हो गया। तो 169 बराबर 169 दोनों बराबर आ गया ना। तो देखिए दोनों जो बराबर आ गया, यहाँ पर दोनों बराबर आ गया, तो ये आपका समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ गया, लेफ्ट और राइट बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है, यानी इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। तो कभी भी समकोण त्रिभुज से संबंधित देख के कौन समकोण त्रिभुज को बना रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा यानी कर्ण का स्क्वायर ना, सबसे बड़ा यानी क्या हो गया कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद अन्य दो छोटा उसको जोड़ दीजिएगा। तो अन्य जो छोटा में लंब होता है एक पी का स्क्वायर, एक आधार होता है एक बी का स्क्वायर। अगर ये बराबर हो जाए यानी इसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस शर्त को फॉलो कर रहा है तो समकोण त्रिभुज है, और इस शर्त को अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप बहुत जल्द जो है यहाँ पर 1 से 20 तक का कम से कम वर्ग एकदम रट के रहिएगा, जल्दी जल्दी बनाना है। तो कितना तक, 1 से 20 तक, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 तक जरूर कर लीजिएगा। तो 1 से 30 तक का वर्ग याद है तो ये सब प्रश्न जो है आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितने हल्के प्रश्न आते हैं, और सारे आपके टेक्स्ट बुक से ही यहाँ पर भीड़ रहे हैं ना। तो सभी जगह टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो किसी भी स्टेट में एग्जाम देते हैं तो आपको सब मिलने वाला है यहाँ से। ठीक ना, 3 का स्क्वायर का पावर 4 का मान ज्ञात करें, क्या होगा। 3 का पावर 6, 3 का पावर 5, 3 का पावर 8, 3 का पावर 9, क्या होगा। देखिए आप लोग सभी को बना दिए होंगे, अच्छा बात है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ए एम है, क्या है ए एम है, ब्रैकेट बंद, और उसका पावर एन है। तो इसका सोल्व क्या हो जाएगा, ए का पावर एम इंटू एन होता है, ऊपर वाला क्या होता है इंटू में होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और इसका पावर 4 है, तो मान कितना होगा, तो देखिए हो गया 3, और ये दोनों गुना हो जाएगा यानी 2 इंटू 4। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 इंटू 4, तो 2 जीरो 8 ना, 2 चौके 8, यानी 3 का पावर 8। ठीक है, यही हो गया इसका राइट आंसर। तो 3 का पावर 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए नोट्स बनाया हुआ है, आप लोग देखिए यहाँ पर देखने के बाद जरूर जुड़ जाइएगा। यदि आपको केवल मैथ्स के लिए ही जुड़ना होगा तो आप 100 रुपये पेड करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ऐसे तो हम कहें कि आप सभी सब्जेक्ट के लिए जुड़िए, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी दी जा रही है, 501 रुपये में है। तो आप सभी देखिए अभी के अभी मोबाइल नंबर तो आपको दे ही दिया गया है, अभी जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिहार आकलन से लेकर के छत्तीसगढ़ आकलन, गुजरात आकलन, यूपी जितना है सब का आपको हम धीरे धीरे कवर अप करवा रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक चीज आप बताइएगा, 2, 10, 11 या 17। ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखिएगा, क्योंकि नहीं वाला आपको 1 नंबर काट नहीं आता है ना। तो आपसे यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपको भाज्य संख्या समझ जाइए और अभाज्य संख्या समझ जाइए। ठीक है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन होती है, वैसी संख्या होती है जो अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। ठीक है, और अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो केवल अपने से ही भाग लगती है ना, जो केवल अपने से और एक से, देखिए एक से सब भाग लगता है इसलिए एक नहीं, जो संख्या केवल अपने से ही भाग लग सकती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अपने, अपने,
अपने में अ आ रहा है ना, इसलिए अभाज्य संख्या, ठीक है। और जो दूसरों से भी भाग लग सकती है, अपने को छोड़कर किसी अन्य से भी भाग लगेगी तो होता है भाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए दो, यहाँ पर अंक को चेक कीजिए आप, दो किससे भाग लगता है, सिर्फ 1 से और 2 से, ठीक है। अब देखिएगा 10 किससे किससे भाग लगेगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 10 से भी लगेगा ना। अब 11 की बात कीजिए तो 11 किससे भाग लगेगा, केवल 1 से और 11 से, ठीक है। 17 किस से भाग लगेगा, तो 1 से और 17 से। देखें आप, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 केवल अपने से लग रहा है, 11 भी केवल अपने से लग रहा है, 17 भी केवल अपने से लग रहा है। तो जो संख्या अपने से लग रहा है वो अभाज्य संख्या है, यानी पहला अभाज्य संख्या है, ठीक है। पहला कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। सी वाला भी अभाज्य संख्या है और डी वाला भी अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा है अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं का मतलब वो कौन सी संख्या कह रहा है आपको, भाज्य संख्या ढूंढने बोल रहा है। यानी 10 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो है 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है, ठीक है। 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है, इसलिए बी जो, ये सी जो है, यहाँ पर आप बी देखेंगे, बी जो है आपका अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं है। ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका यह सिर्फ अपने से नहीं कट रहा है, केवल 1 और 10 से ही नहीं कट रहा है, ये अन्य संख्या यानी 2 और 5 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। और यह कौन सी संख्या है, तो अभाज्य संख्या नहीं है। ये इसी चीज़ को, यानी आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नोट्स जो परचेज करते हैं उनके लिए 2, 11, 17 सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह केवल स्वयं और 1 से कटती है, जबकि 10 एक भाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या नहीं मतलब भाज्य संख्या कह रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये आपके लिए है, आपको यहाँ पर जो है सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो अभी आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं ना सभी शिक्षक बंधु, तो तुरंत बता दीजिएगा अभी कि 2 का पावर 5 और 2 का पावर 3 ना, 2 का पावर 5 बट्टा 2 का पावर 3 का मान क्या होगा, 2 का पावर 0, 4, 8 या 12 क्या होगा। ये आपका होमवर्क दिया गया है, होमवर्क दिया गया है, तो आप अभी के अभी हमको करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 2 का पावर 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 12 होगा। देखिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जा करके इसको यहाँ पर आंसर करेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम यहाँ पर आपको बता भी देते हैं। देखिए अगर जो तुरंत भर में दे दिए तो अच्छा बात है, तो आप सभी जरूर दे दिए होंगे, हमको लगता है सबको पता है। तो देखिए 2 का पावर 5, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a का पावर m और भागा होता है a का पावर n। तो इसको सोल्व करते तो कितना होता है, a का पावर m माइनस n, क्या होता है m माइनस n, पावर घट जाता है भाग में, ठीक है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए आपके पास दिया हुआ है 2 का पावर 5 भागा 2 का पावर 3। तो आप क्या कीजिएगा, 2 का पावर 5 और माइनस 3 कीजिएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का पावर 2। अब 2 का पावर 2 कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर बराबर देखिए हो जाएगा 2 गुने 2 और बराबर देखिए हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका भी आंसर 4 आया होगा। चलिए आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आप सभी इसी तरह से हमारे साथ मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, ईवीएस की क्लास, सारे क्लासेज आपको यहाँ पर चल रहा है। तो आप क्लासेज के सारे पीडीएफ का नोट्स हमारे यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नोट्स और भी कहीं नहीं मिल पाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए 101% सफलता पाने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी होगा। तो आप आज ही यहाँ पर जरूर संपर्क कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।